नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का हेलो मनी 9। मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। दोपहर के 1 बज चुके हैं और 1 बजते ही हम जुड़ जाते हैं आपके साथ और बनाते हैं रणनीति की आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए शेयर बाजार को लेकर के। किसी शेयर पे आपका कोई सवाल है तो भी यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट उस प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजेश अग्रवाल जी जुड़े हैं। राजेश जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, आपका स्वागत है हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। और बहुत लंबे समय से हम चाह रहे थे इस कार्यक्रम में आप आए, लेकिन आप बीच में अस्वस्थ भी चल रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह स्वस्थ होकर के लौटे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस बाजार को सर? और ख़ास तौर से अब हम जो देख रहे हैं कि पहले हम देखते थे बाजार ऊपर खुलता था और उसके बाद नीचे आता था, अब हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से फिसलने के बावजूद थोड़ा सही, लेकिन बाजार ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। क्या हम माने कि 18,000 का लेवल टूट पाएगा इस बार? क्योंकि यही रेजिस्टेंस लेवल है, यही रुकावट का स्तर है जहां पे बाजार को काफ़ी रुकावट पिछले 2-4-5 महीनों में झेलनी पड़ी है। गुड आफ्टरनून विपुल जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आपने सही कहा, कुछ समय से अस्वस्थ रहने के कारण से मैं कोई भी शो नहीं कर पा रहा जी। तो देखते हैं आगे जैसा भी रब चाहे। नहीं, ईश्वर आपको पूरी तरह स्वस्थ रखे और आप ऐसे ही जिस तरह मुस्कुराते रहे हैं वैसे ही आप मुस्कुराते रहिए और हम लोगों को समय देते रहिए। जी सर। जहाँ तक मार्केट्स की सवाल है, अगर आप देखो तो पिछले 15 दिन पहले तक बाजार में बहुत घोर मंदी चल रही थी, 15-20 दिन पहले तक, और अचानक से 600-700 पॉइंट की रैली हुई। तो उसके बाद मार्केट एक लगभग कंसोलिडेशन के मोड पे चला गया और हम लोग लगातार देख रहे हैं कि 17,800 के आसपास धक्के खा रहा है, उसे पार करने की कोशिश कर रहा है। मेरा अपना ये मानना है कि 17,800 17,850 के बीच तकनीकी तरह नजरिए से एक बहुत सारे रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर उसको निकाल लेता है और उसके ऊपर क्लोज कर लेता है बाजार सुविधा अनुसार, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि ये बाजार 18,400 तक चला जाए। बाजार के सामने जो दिक्कतें थी, फिर वो चाहे क्रूड ऑयल को लेकर के हो, बॉन्ड यील्ड को लेकर के हो, इन्फ्लेशन को लेकर के हो, वो सब पीछे छूट गई है। अगर आप देखो तो बॉन्ड यील्ड भी स्टेबल हो गई है, रुपया अप्रिशिएट कर रहा है। क्रूड हालांकि थोड़ी दिक्कत दे रहा है क्योंकि ओपेक प्लस की मीटिंग में ये कहा गया है कि वो लोग प्रोडक्शन कट करेंगे, बट अगर आप देखो तो पिछले हफ्ते एफएम साहिबा वाशिंगटन में एक बयान में उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो रशिया से अपने जो आमद है वो बढ़ा देंगे, क्योंकि उनका मुख्य जो चिंता का विषय है वो इन्फ्लेशन है, जिसको कंट्रोल करना है। तो मुझे लगता है नहीं कि इस वक्त ऐसी कोई दिक्कतें हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत आईटी के दिग्गज कंपनियों से आई जहां रिजल्ट्स खराब आए, लेकिन अगर आप देखो तो 12 से भी कम के स्तर पे विक्स चल रहा है पिछले कई हफ्तों से, वो एक बहुत संतोषजनक चीज है। और 10 लाख करोड़ का जो कैपिटल एलोकेशन बजट में हुआ है वो आने वाले दिनों में भारत की इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट करेगा। इन सब चीजों के मद्देनजर हम बुलिश हैं और हमें लगता है कि फंडामेंटली साउंड कंपनियों में निवेश करना चाहिए। ये 18,000 18,400 ये महज आंकड़े हैं, लेकिन जो वैल्यूएशन करेक्शन पिछले 18 महीनों में हुआ है उसके बाद अगर आप देखो तो जो प्रीमियम एमएससीआई इंडेक्स के ऊपर चल रहा था वो बहुत कंफर्टेबल लेवल पे आ गया है। तो यहाँ पे खरीदारी की ही सलाह रहेगी। तो यहाँ पे खरीदारी की ही सलाह रहेगी। आने वाले समय में दिशा सकारात्मक रहेगी। सर, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आज हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइज़र पैक में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। खासतौर से चंबल फर्टिलाइज़र आज हम देख रहे हैं 3% के आसपास की तेज़ी है। गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र में हम देख रहे हैं 7-8% का मूव देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इस सेक्टर को लेकर के अब क्या कुछ राय आपकी है और आज की जो तेज़ी है उसमें आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए, जीएसएफसी की जहां तक बात है वो तो गुजरात की जो न्यूज आई उसके बाद से पूरे गुजरात पैक में ही कहूंगा तेजी आ गई है। लेकिन उसके अलावा अगर फर्टिलाइजर पैक देखा जाए तो हमें लगता है कि बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे उपलब्ध है, क्योंकि अगर अपने 52 हफ्ते की ऊंचाइयों से देखें तो कई स्टॉक ऐसे हैं जो कि 40-50% तक टूट चुके हैं बिना किसी फंडामेंटल रीजन के। अब चूंकि सरकार का रवैया इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कह लीजिए या रूरल ग्रोथ की तरफ है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में फर्टिलाइजर स्टॉक अच्छा रिटर्न दे पाएंगे। एक तो वैल्यूएशन अच्छे हैं, दूसरे केपेक्स वगैरह हो गया है, तीसरे उनके जो सब्सिडी वगैरह का आवंटन होता था पिछले जमाने में, पहले के जमाने में जब बहुत समय लगता था, बहुत जल्दबाजी में हो जाता है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो गई है। और कमाई की अगर बात करो तो पिछले 3-4 क्वार्टर से 6 क्वार्टर से अगर आप देखो तो नंबर लगातार अच्छे आ रहे हैं। इस सेक्टर में अगर खास कहा जाए तो हमारी दो
पिक्स है, एक कोरोमंडल इंटरनेशनल है और दूसरा दीपक फर्टिलाइजर का है, जहां हम समझते हैं कि लंबी अवधि के लिए बिल्कुल निवेश करना चाहिए। कोरमंडल में निवेश कर सकते हैं। दीपक फर्टिलाइजर राजेश जी को अच्छा लग रहा है। और इस बीच फुंटूस जी के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है, इन्होंने भी प्रश्न भेजा है, सर फर्टिलाइजर का कौन सा स्टॉक तेज हो सकता है। तो ये दो शेयर आपके प्रश्न लेने से पहले ही राजेश जी ने उत्तर दे दिया है, कोरमंडल और दीपक फर्टिलाइजर में जो है। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं आज जीएसएफसी जीएनएफसी को लेकर के। तो सर इस पर हम पूरा 5-7 मिनट 10 मिनट का समय देंगे। अभी हमारे साथ हमारे जो इन हाउस रिसर्च जर्नलिस्ट हैं शौर्य से भी उससे बातचीत करेंगे, राजेश जी का रिव्यू लेंगे कि आखिर में जो गुजरात की पीएसयूज कंपनीज है उसमें ये तेजी देखने को क्यों मिल रही है। तो कार्यक्रम में बने रहिए, आगे चल करके इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ जिन्होंने प्रश्न भेजा है वो है उस्मान गानी जी ने प्रश्न भेजा है, और इनका सवाल जो है वो जेनेसार टेक के ऊपर है और ये जानना चाह रहे हैं कि जेनेसार टेक को लेकर के अभी क्या करना चाहिए। भाव क्या है इन्होंने हमें भेजा नहीं है कि किस भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं करीब 1.5% के आसपास की तेजी है। 271 272 के आसपास से शेयर चल रहा है। सर क्या सलाह रहेगी? 300 से गिरते हुए शेयर हमने देखा कि एक समय 200 के आसपास तक आया, फिर उसके बाद से थोड़ी रिकवरी है, आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, हमारी इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। हम समझते हैं कि मौजूदा स्तर से कम 15 से 20% की बढ़त इसमें आने वाले 6 से 9 महीने में बिल्कुल संभव है। जो गिरावट आई वो सबको पता है कि आईटी के इस पूरे क्षेत्र को लेकर के लोगों में अनिश्चितता बनी हुई थी कि हो सकता है कि ऑर्डर इनफ्लो कम हो जाए और ये सारी बातें थी, जो कि हमने दिग्गज कंपनियों के नतीजों में देखे कि उसके इफेक्ट आते हुए। लेकिन अब चूंकि वैल्यूएशन इतने करेक्ट हो चुके हैं, भाव इतने करेक्ट हो चुके हैं कि वैल्यूएशन थोड़ा ठीक लग रहा है। बिल्कुल बने रहें स्टॉक में। चलिए इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपका भी कोई प्रश्न है, जुड़ना चाह रहे हैं हमारे साथ, राजेश जी के साथ बातचीत करना चाह रहे हैं, कोई प्रश्न आपके मन में है, शेयर बाजार को लेकर कोई दुविधा है, तो 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके जरिए आप आसानी से हमसे जुड़ सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि अपना जो भी प्रश्न हो, उसमें कौन से स्टॉक्स ले रखे हैं, किस मात्रा में ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं और कितने समय का आपका नज़रिया क्या है, क्योंकि आपके नज़रिए के अनुसार ही कई बार राय बदलती रहती है। ट्रेडिंग का व्यू है, लॉन्ग टर्म व्यू है, ये तमाम जानकारी के साथ हमें अपना प्रश्न विस्तार पूर्वक भेजिए और आपके प्रश्नों का उत्तर हम यहाँ पर जो है तलाशने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। राजेश सर, हमने देखा 2-3 दिन हमने लगातार इसको ट्रैक भी किया और हमने डिस्कशन में भी लिया। फुटवेयर स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, ज़बरदस्त तरीके का मूव यहाँ पर देखने को मिला, और ख़ास तौर से आपकी राय जानना चाहेंगे मिर्ज़ा इंटरनेशनल को लेकर के। सर ये शेयर में अपर सर्किट थमने का नाम नहीं ले रहा है, आज भी हम देख रहे हैं 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। क्या कुछ ऐसी स्टोरी है जो आपको जानकारी मिली हो कि, क्योंकि बाकी फुटवेयर स्टॉक्स में इस तरह का मूव नहीं देखने को मिला जैसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है? देखिए, ऐसे कोई फंडामेंटल रीजंस हमें तो नजर नहीं आए हैं। मार्केट में कई बार किसी अन्य कारणों से भी अपर सर्किट लगते रहते हैं। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त नई एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है और इससे बेहतर वैल्यूएशंस में दूसरे स्टॉक्स अवेलेबल है। खास करके अगर आप देखो तो दिग्गज कंपनी बाटा को ले लो या लिबर्टी शूज को ले लो, इवन जो नई लिस्टेड कंपनी है कैंपस, वो भी अपने ऊपर के लेवल से बहुत अच्छा करेक्ट कर चुकी है। तो अगर किसी को फुटवेयर में एक्सपोजर लेना हो तो ये सारे स्टॉक अभी अच्छे वैल्यूएशंस पे उपलब्ध हैं। मिर्जा चूंकि लगातार कई दिनों से अपर सर्किट में चल रहा है, तो ये थोड़े से रिस्की बेट हो जाएगा अभी कोई एंट्री करता है। जी, तो अभी के लिए बिल्कुल जो है दूरी बना करके रखिए। कई बार आप किन कारणों की वजह से ऊपर जा रहा है और किन कारणों की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि ये चाल उल्टी पड़ जाए, तो आप जो है बाकी जो अच्छी कंपनियां हैं, जैसे बाटा का नाम लिया राजेश जी ने, और भी जो कंपनियां हैं वहां पर आप निवेश की सलाह आपके लिए निकल करके आ रही है। चलिए आशीष जी का प्रश्न जो है ले लेते हैं। आशीष शर्मा जी ने हमें प्रश्न भेजा है और आशीष शर्मा जी कह रहे हैं कि मैं पीएनसी इंफ्रा के शेयर होल्ड कर रहा हूँ, 70 शेयर मैंने लिए हुए हैं और 270 रुपए की खरीद मेरी है। 2 साल का इनका नज़रिया है और ये कह रहे हैं कि 2 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं। तो आपकी राय यहाँ पर जानना चाहेंगे, अगर आप ट्रैक करते हो इस कंपनी को तो। पीएनसी इंफ्राटेक, हालांकि वॉल्यूम बहुत कम है सर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीएससी पर तो काफ़ी कम देखने को वॉल्यूम मिल रहा है। क्या सलाह रहेगी सर, क्या किसी कंपनी के आगे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हो तो निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर आप ट्रैक करते हो तो इस कंपनी पर आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, ये मानना गलत होगा कि किसी भी कंपनी के सामने इंफ्रा लिखा हो तो वहाँ खरीदारी करनी चाहिए या निवेश करना चाहिए। तो वो एक गलत स्ट्रेटेजी होगी। आप फंडामेंटल जांच कर लें, उसके बाद ही निवेश करें, और अगर ट्रेड कर रहे हो तो टेक्निकल्स जांच कर लें। लेकिन जहां तक पीएनसी इंफ्रा का सवाल है, मैं समझता हूँ बिल्कुल बने रहना चाहिए स्टॉक में। ऑर्डर बुक अच्छी है, एग्जीक्यूशन अच्छे हुए हैं इनके,
और जिस तरीका के जैसे मैंने कहा कि सरकार का रवैया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ओर है, तो मुझे लगता है इस कंपनी को भी आने वाले दिनों में उससे फायदा होगा। बिल्कुल बने रहें स्टॉक। तो स्टॉक्स में बने रहने के लिए ही आपकी यहाँ पर सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई। इस बीच जो है अगले दर्शक जो है जीके की दुनिया, इस नाम से इन्होंने अपना बनाया हुआ है, यूट्यूब पे आईडी बनाई हुई है और इनका प्रश्न जो है वो जुपिटर वैगन को लेकर के है। इन्होंने 150 शेयर लिए हुए हैं और 80 रुपये की इनकी खरीद है। 5 साल का नज़रिया इनका है यहाँ पर कि 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं। 80 रुपये की खरीद है, अभी 110 पे चल रहा है, तो प्रॉफिट में है ये 20-22 रुपये पर शेयर का इनको 32 रुपये के आसपास का पर शेयर का इनको प्रॉफिट हो रहा है। काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला सर। अगर हम चार्ट्स पे देखें तो फंडामेंटली कैसे देख रहे हैं और ओवरऑल क्या यहाँ पर इनको बने रहना चाहिए? अभी 30 रुपये पर शेयर मिल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बने रहना चाहिए। रादर मैं तो ये कहूंगा कि अगर किसी के फंड अलाउ कर रहे हो तो यहाँ पर और खरीदारी भी की जा सकती है। कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक कंपनी अधिग्रहण की थी एनसीएलटी के द्वारा, वहां से भी अच्छे नंबर निकल के आने की उम्मीद है। ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है और रेलवे से लगातार अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वहां पर इस कंपनी को भी फायदा होगा। हमने देखा है इस क्षेत्र के दूसरी कंपनियां के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे आते हुए और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ बिल्कुल बने रहें स्टॉक में और गिरावट में खरीदारी भी कर सकते हैं। गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं, बने रहिए, ये आपके लिए फिलहाल सलाह यहाँ पर निकल के आती हुई। सर, रेलवे स्टॉक्स के ऊपर आपकी राय जानना चाहेंगे। और जो खबर आई कि अब जो है आने वाले समय में वंदे भारत को लेकर के जो खबरें आई कि काफ़ी तेज़ी के साथ कामकाज चल रहा है और उसके बाद से हमने देखा कि आरवीएनएल में खासतौर से एक शानदार मूव देखने को मिला। बाकी रेल स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस रैली को? और आरवीएनएल चूँकि हमने चर्चा की थी और तमाम एक्सपर्ट ने रिकमेंड भी किया था और उसमें अच्छा मूव भी देखने को मिला अभी, और ये तेज़ी कितनी और सस्टेनेबल लग रही है आपको, या एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? देखिए, रेलवे स्टॉक्स लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छे हैं। खास करके इस बात के मद्देनजर कि एक तो रेलवे से ऑर्डर बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं, कई जगह नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है रेलवे स्टेशन वगैरह में। दूसरे अगर आप देखो तो जो नई ट्रेनें जैसे वंदे भारत वगैरह आपने कहा, या जगह जगह मेट्रो चालू हो रही है, तो ये सारी चीजें पूरे रेलवे पैक एज सच को बहुत अच्छा एक मोमेंटम दे रही है। बट जहां तक आरबीएनएल का सवाल है, लास्ट 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में मेरे ख्याल से 30-40% स्टॉक बढ़ चुका है। तो नई खरीदारी की इस वक्त सलाह नहीं रहेगी। रेदर मैं ये कहूंगा कि पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले, वापस नीचे कोई गिरावट आती है री एंटर कर सकते हैं। इस वक्त अगर आप देखो तो रेलवे में हमें लगता है कि आईआरसीटीसी ऐसा स्टॉक है जो इस वक्त बिल्कुल नहीं चला है दूसरे स्टॉक के अगर साथ तुलना की जाए। तो मैं समझता हूँ किसी को मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया तो आईआरसीटीसी पर एक बार नजर रख सकता है, या आईआरएफसी है वहां पर भी थोड़ी सी एक्सपोजर लिया जा सकता है। आईआरसीटीसी, आईआरएफसी ये ऐसी कंपनियां हैं जहां पर इस तेज़ी में हम उस तरह का मूव हमने नहीं देखा है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें और रेलवे में एक्सपोजर ही लेना हो तो यहाँ आप ले सकते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है वहाँ से अभी थोड़ी दूरी बना के रखें, वहाँ दबाव देखने को मिल सकता है। इस बीच व्हाट्सएप के माध्यम से एक प्रश्न भेजा गया है हमें, हम चाहेंगे ज़रा स्क्रीन पर प्रश्न लेकर के आया जाए और उनके प्रश्न का उत्तर जो है हम चाहेंगे कि राजेश जी से लिया जाए। तो यहाँ पर जो प्रश्न आया है वो ये है कि मेरे पास मेघमणि ऑर्गेनिक्स के इन्होंने शेयर ले रखे हैं और मेघमणि ऑर्गेनिक्स के इन्होंने 25 शेयर इनके पास हैं। 110 रुपये की इनकी खरीद है और नज़रिया इन्होंने नहीं लिखा है अपना कि कितने लंबे समय तक इसे होल्ड कर सकते हैं। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं सर मेघमणि को? अभी अगर हम देखें 2% की गिरावट आज देखने को मिल रही है, 86-87 के आसपास यहाँ पर जो है स्तर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इस पूरे सेक्टर में ही थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है सर, आपकी क्या सलाह रहेगी? और क्या एक बार लॉस बुक करना चाहिए, नहीं बने रहना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, लॉस बुक करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जो दबाव देखने को मिला है नंबर्स में कह लीजिए या मार्केट कैप में कह लीजिए, वो पूरे सेक्टर के साथ ही दिक्कत आई हुई थी, इसलिए दबाव में देखने को मिला है। लेकिन इस गिरावट के बाद वैल्यूएशंस बहुत कंफर्टेबल लेवल पे आ गए हैं। इस ग्रुप की दोनों ही कंपनियां मैं कहूंगा कि आगे आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न दे सकती है, मेघमणि फाइन केम और मेघमणि ऑर्गेनिक्स, जो कि उससे ही डिमर्ज हुई थी। लंबी अवधि के लिए यहाँ बने रहने की सलाह रहेगी और किसी कारण से यहाँ मौजूदा स्तर से 10-1% की गिरावट आ जाती है तो नई खरीदारी भी कर सकते हैं।
इस बीच उस्मान गानी जी कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। सर कहाँ से बोल रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ तो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, मुझे लगता है आप विदेश से कहीं जो है भेजने, लेकिन जहाँ कहीं भी हो आप, गुड इवनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में। और आपके प्रश्न का उत्तर शुरू में ही उस्मान गानी जी जनसार टेक पे सर से मैंने डिस्कस कर लिया है, तो आप अगर मिस हो गया आपसे तो आप दोबारा जो है इस कार्यक्रम को देख करके अपने उत्तर को तलाश सकते हैं। इसके अलावा समीर जैन जी ने प्रश्न भेजा है और इनका प्रश्न है सोना कॉम्स के ऊपर, और इनकी खरीद का भाव जो है वो है 800 रुपये पे। सोना कॉम्स में जानना चाह रहे हैं कि भी मुझे कितने समय तक होल्ड करना चाहिए, और इनकी जो खरीद है 800 के आसपास की है। आप कैसे देख रहे हैं सर सोना कॉम्स को, अगर आप ट्रैक करते हो तो? देखिए, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। विश्व की 10 बड़ी ऑटो एंसिलरी कंपनीज में से एक इनका नाम है। जो ऑर्डर बुक है उसमें एक बड़ा हिस्सा ईवी का ऑर्डर बुक है, और मैं समझता हूँ कि लंबी अवधि में ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न देता है। बट अभी कुछ क्वार्टर्स से अगर आप देखो तो लगातार दबाव में स्टॉक है। बट चूंकि ऑटो से जुड़ी हुई जो दिक्कतें थी, फिर वो सेमीकंडक्टर की हो या क्रूड प्राइसेस की हो, ये सब चीजें पीछे छूट गई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब ऑटो अच्छा परफॉर्म करेगा तो ऑटो एंसिलरी कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसमें बने रहने की तरह है। सर ये चूंकि चलिए ये तो इनका प्रश्न था, लेकिन ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री को लेकर के आपका व्यू क्या है? कि क्योंकि हम देख रहे हैं जो नंबर्स हैं ऑटो सेक्टर के वो अभी उत्साहजनक हैं, और अगर मानसून सही रहा तो टू व्हीलर की रफ्तार भी आगे जारी रहेगी। ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री सेक्टर में आपका व्यू, और आपके यहाँ पर कुछ एक पसंदीदा शेयर हैं क्या जो आपको अच्छे लगते हो? देखिए, ऑटो एंसिलरी में हम लोग पहले से बहुत बुलिश हैं। करीब लास्ट 1.5-2 साल में हमने कई कंपनियों पे कवरेज करी, और हमें लगता है कि जैसे महीने दर महीने ऑटो के आंकड़े अच्छे आ रहे हैं, फिर वो चाहे टू व्हीलर के साइड से अगर आप देखो तो बजाज ऑटो के कल नंबर्स बहुत शानदार आए। सीवी स्पेस में बहुत अच्छी मूवमेंट बनी हुई है। इन सब चीजों के बीच हमें ये लगता है कि अगर ऑटो अच्छा परफॉर्म करेगा तो ऑटो एंसिलरी भी अच्छा परफॉर्म करेगी। इसमें हम अगर 2-3 नाम अगर गिनाना हो तो मैं समझता हूँ, एक तो जीएनए एक्सेल का रहेगा, दूसरा एलजी बालकृष्ण का रहेगा, और तीसरा एफआईएम इंडस्ट्रीज का रहेगा। तीनों ही कंपनीज की अगर आप देखो तो क्वार्टर एंड क्वार्टर नंबर्स बहुत अच्छे आए थे। एलजी बालकृष्ण की अगर बात की जाए तो 72-74 रुपए की अर्निंग इनकी आई हुई है पिछले साल की। इस साल हम समझते हैं 90 रुपए के आसपास की अर्निंग आएगी, और इस वक्त जो वैल्यूएशन पे है वो 10 से कम की पी पे है। मुझे लगता है कम से कम इसे अगर साल भर का समय दिया जाए तो एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। इवन एफआईएम इंडस्ट्रीज हालांकि पिछले 2-4 ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा बढ़ गया है, वहां पर भी हमारी गिरावट की सलाह रहेगी, क्योंकि ऑटो एंसिलरी की एक बहुत अच्छी कंपनी है। जो जितने भी टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चरर है ओईएम वाले, उनके साथ इनके करार किए हुए हैं, ईवी में भी उतर रहा है। इन सब चीजों के मद्देनजर हमें ये 2-3 कंपनियां बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक। इस बीच जो है बीरेन शाह जी ने प्रश्न किया हुआ है, और इन्होंने 2-3 सवाल भेजे हैं, तो एक एक करके आपसे डिस्कस कर लेना चाहते हैं। 3-4 साल का इन्होंने कहा है कि मेरा नज़रिया है। इन्होंने सुप्रीम पेट्रोकेम ले रखे हैं, इसके अलावा ऑथुन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ले रखा है, चेन्नई फेरोस के शेयर ले रखे हैं, और इन्होंने कहा कि मैं 3-4 साल के लिए मैंने ये निवेश किए हैं, कृपया जो है निवेश करना है। अच्छा, 3-4 साल तक के लिए निवेश करना है, तो शायद इन्होंने 3 कंपनियां ये आइडेंटिफाई की हैं। सुप्रीम पेट्रोकेम सर कैसे आप देख रहे हैं? यहाँ पर अगर हम देखें तो एक अगर चार्ट्स पे तो काफ़ी अच्छी खासी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है, और एक अच्छी खासी रैली के बाद अब यहाँ पर क्या इतनी रैली के बाद यहाँ पे खरीदना चाहिए 2% के आसपास की, हालांकि आज गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पर? देखिए, मुझे लगता है कोई करेक्शन है तब एंट्री करनी चाहिए। इस वक्त अगर खरीदारी करते हैं तो थोड़ा सा रिस्की बेट हो जाएगा, और दूसरे जो ऑथम इंफ्रास्ट्रक्चर बोला वो हम ट्रैक नहीं करते हैं, तो इसलिए उसमें मैं कोई राय नहीं दे पाऊंगा। और तीसरी कंपनी कौन सी कही थी इन्होंने जो 3-4, एक तो है चेन्नई फेरस इंडस्ट्रीज, एक इन्होंने ऑथुम इन्वेस्टमेंट करके कोई कंपनी है शायद, उस पर जी ऑथम इन्वेस्टमेंट का जैसे मैंने कहा कि हम लोग ट्रैक नहीं करते हैं। जी जी और चेन्नई फेरो भी मुझे लगता है कि फेरो एलॉयज की जो मार्केट जिस तरीके से बना हुआ है, उन सब चीजों के मद्देनजर, क्योंकि मेटल्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो फेरो अच्छा परफॉर्म करेगा, वहां ध्यान रखा जा सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आपको फेरो वाली इंडस्ट्री में ही जाना है और वैल्यूएशन की तरफ अगर ध्यान दो, तो मुझे लगता है कि मैथन एलॉयज ज्यादा बेहतर पड़ता है वनिस्पत की दूसरी कंपनी।
इस बीच जो है जय भूटा जी कह रहे हैं सर गुजरात पीएसयू के शेयर रखूं या आज की तेजी में बेच दूं। सर 5 मिनट और रुक जाइए, 1:30 बजे जो है हम विस्तार पूर्वक अभी राजेश जी से इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे, तो कार्यक्रम में बने रहिए, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। एक आशीष शर्मा जी का प्रश्न आया है। आशीष जी कह रहे हैं सर डिफेंस में कोई स्मॉल कैप स्टॉक सजेस्ट करें 10 साल के नज़रिए के साथ। तो ये आपने प्रश्न बहुत सही दिन पूछा है, क्योंकि छोटे शेयर जो कि बड़ा धमाका कर सकते हैं, इसको ढूंढने में राजेश जी की विशेषज्ञता है और बहुत सारे ऐसे हिडन जेम्स राजेश जी ने बहुत लंबे समय से लोगों को बताते आ रहे हैं। सर डिफेंस सेक्टर को लेकर के काफ़ी लोग अब इस समय बुलिश भी हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारत सरकार एक्विजिशन कर रही है, नए नए निर्माण हो रहे हैं और जिस तरह की स्थितियां इस समय देखने को मिल रही हैं, तो ओवरऑल इस सेक्टर पे आपका व्यू और क्या यहाँ पे आपका कोई पसंदीदा शेयर होगा क्या? देखिए, पिछले 1.5-2 साल से अगर आप देखो तो डिफेंस का पूरा पैक बहुत अच्छा मोमेंटम में रहा, बिल्कुल। बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, अच्छी बढ़त दर्ज करी है। और जिस तरीके से भारत सरकार का रवैया है आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया के प्रति, वहाँ मुझे लगता है कि सारी कंपनियों को अच्छा मुनाफा होगा, क्योंकि लगातार ऑर्डर बुक में इजाफा होता जा रहा है। पहले जहाँ हम 80-90% अपने डिफेंस की रिक्वायरमेंट आयात करते थे, इस वक्त हम इस स्थिति में हैं कि आगे आने वाले दिनों में कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है कि हम लोग निर्यात की अवस्था में पहुंच जाए, लेकिन इस वक्त प्राय सभी कंपनियों की ऑर्डर बुक बहुत तगड़ी है, नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, बजट में अच्छे खासे एलोकेशन हुए। इन सब चीजों के मद्देनजर मध्यम से लंबी अवधि के लिए हमें लगता है कि डिफेंस में अच्छा स्कोप बन सकता है। इसमें कुछ चुनिंदा कंपनियों के नाम लेना हो तो मैं समझता हूँ कि एक तो आपको भारत डायनामिक्स रह सकता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रह सकता है, लेकिन चूंकि ये बहुत बढ़ गए हैं तो मैं एक कंपनी, हालांकि छोटी तो नहीं है बट थोड़ी सी मध्यम रेंज की है, वो BEML है, वो आपको सुझा सकता हूँ, जिसमें न केवल डिफेंस का बल्कि अगर आप देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर का, रेलवे, मेट्रो रेलवे का सारी उसमें चीजें हैं, वहां देख सकते हैं, या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स देख सकते हैं, जो कि थोड़ी सी ठीक ठाक भाव में अवेलेबल है। तो जो तमाम 2-4 कंपनियां आपको बताई गई हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इससे अपना पोर्टफोलियो और मजबूत बनाएंगे और रक्षात्मक रवैया जो है आपके पोर्टफोलियो में बना रहेगा। इस बीच हमारे साथ दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अग्रवाल जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। कहाँ से बोल रहे हैं सर, क्या नाम है पूरा आपका? मैं सुमित अग्रवाल और मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा, गाजियाबाद से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं आप सर? जी मैं जॉब करता हूँ, मैं BPO इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ। BPO में काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो शेयर बाजार में कब से निवेश कर रहे हैं, आज क्या प्रश्न है आपका? सर मैं 2022 जनवरी से चला था और अच्छा। अभी तक उतनी ज्यादा मैंने ऐसे मल्टी बैगर्स नहीं फाइंड आउट किए हैं, बट हाँ मैंने कुछ डिफेंस में अच्छा पैसा बनाया है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि पैसे बन रहे हैं। और आपने एंट्री तब की होगी, मुझे लगता है, जो कि आप कह रहे हैं कि 22 में आपने एंट्री की है, तो इसका मतलब आपने एंट्री तब की जब पूरी कोविड की रैली खत्म हो गई और सब लोग चर्चा कर रहे थे कि अब डीमैट खुलवा लो, डीमैट खुलवा लो, तो आपने भी मुझे लगता है कि सबको देखते हुए निवेश किया। अभी क्या प्रश्न है सर आपका? सर पहले तो थैंक यू मेरा क्वेश्चन लेने के लिए। आपका शो है सर, आपका कार्यक्रम है, बिल्कुल आप कभी पूछ सकते हैं, बताइए सर। हाँ जी। मैं DLF के 250 शेयर होल्ड करता हूँ 407 के प्राइस में। 407 पे लिए हैं DLF आपने? हाँ जी 250। 250? हाँ जी। अच्छा। और अभी इनका मैंने रिसेंटली उनके नंबर्स देखे थे, उनके सेल्स के काफी अच्छे आए हैं, बट शेयर प्राइस इतना नहीं चल रहा है, बल्कि लोधा का ज्यादा अच्छा चल रहा है, बट DLF रुका हुआ है। कोई सजेशन? वैसे आपका नजरिया क्या है? सर मेरा नजरिया बहुत लॉन्ग टर्म है, मिनिमम 10 ईयर्स। अच्छा, बहुत लंबी अवधि का 10 साल का नजरिया, ओहो ये अच्छी बात है। तो फिर जब इतनी लंबी अवधि का नजरिया हो, तो जब तक कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के कोई इशू ना बने या कोई बहुत नेगेटिव खबर ना आए, तो फिर थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। लेकिन राजेश जी की सलाह पहले ले लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। राजेश सर, इस बात से इनको थोड़ी सी निराशा है कि लोढ़ा डेवलपर के शेयर DLF के मुकाबले ज़्यादा बेहतर चले हैं। DLF में वैसी चाल देखने को नहीं मिली है। 10 साल का हालांकि इनका नज़रिया है, 400 रुपये की इनकी खरीद है और अभी 415 के आसपास चल रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने हमेशा ये मेंटेन करके चला हुआ है कि रियल एस्टेट एज ए सेक्टर जो है वो खुदरा निवेशकों के लिए नहीं होता है, क्योंकि उसमें कई इश्यूज होते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हों, इन्वेंट्री के हों, ब्याज दरों को लेकर के हों, तो ऐसे कई मुद्दे होते हैं जो दिक्कत देते हैं। लेकिन अब चूंकि इन्होंने DLF की बात करी है, तो मैं समझता हूँ कि पिछले कई क्वार्टर्स में अगर देखा जाए तो DLF ने लगातार अपना कर्ज कम किया है। कुछ समय पहले ऐसी न्यूज आई कि इनका एक प्रीमियम प्रोजेक्ट हाथों हाथ बिक गया था। इनकी जो इन्वेंट्री है बहुत अच्छी है
और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अच्छी अपसाइड दे सकता है। और आपने सही कहा, जब आप 10 साल के लिए स्टॉक में निवेश किए हो तो फिर रोज रोज अगर आप भाव देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका धैर्य टूट जाएगा और आपके जिस भी पैरामीटर्स को जचा करके आपने स्टॉक लिया है वो आपके हाथों से निकल जाएगा। तो लंबी अवधि के स्टॉक को थोड़ा सा समय दीजिए, तो तभी आपको अच्छा रिटर्न बैठ सकेगा। जी, तो पहले तो ये जो तमाम जो दर्शक हमारे हैं उन सबके लिए यही सलाह रहेगी कि बहुत लंबी अवधि का नज़रिया अगर आपका है तो थोड़ा सा रियल एस्टेट से थोड़ी दूरी बना करके रहें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसा सर ने बताया कि एक तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव होता है, कब ब्याज दरें घटने बढ़ने लगे उससे शेयर बाज़ार पे भाव पे काफ़ी असर पड़ जाता है। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी इशू यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद है, लेकिन आपके लिए सलाह ये है कि होल्ड करके अभी आप रखिए। इस बीच चलिए कुछ एक और दर्शकों से प्रश्न ले लेते हैं। कबीर जी ने कहा है कि प्रश्न पूछ रहे हैं सर, इसके अलावा कबीर जी के अलावा एक BYG सर, अपना शेयर का नाम ज़रा ठीक से आप भेजिए तो हम ले लेंगे। लेकिन कनेक्स माइक्रो को लेकर के जो है प्रश्न आया है रंजीत भाटिया जी का। उसने कहा कि अब इन लेवल्स पे कनेक्स माइक्रो पे क्या करना चाहिए, रेलवे के स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, क्या शेयर को खरीदें ना खरीदें। रेलवे स्टॉक्स को लेकर के सर जब से मोमेंटम बना हुआ है लोगों के अंदर एक जागरूकता देखने को मिल रही है, एक इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, आप कैसे देख रहे हैं सर कनेक्स माइक्रो को? देखिए, सही कहा आपने कि रेलवे से जुड़ी कंपनियां हैं, कंपनी है कनेक्स, और पिछले कई दिनों से कोई अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिया है, लेकिन इस कारण से सिर्फ निवेश करना कि अभी भी नीचे के भाव में मिल रहा है एक गलत स्ट्रेटेजी होगी। इससे बेहतर, जैसे हमने कहा कि थोड़ी सी चुनिंदा बेहतर कंपनियां हैं, फिर वो IRCTC हो या IRFC हो, वहां पर ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा। सर एक चूंकि अभी बात हम रियल एस्टेट की कर रहे थे और ब्याज दरों से प्रभावित होने वाला कहीं ना कहीं बैंक सेक्टर भी जो है, बैंकों पे क्या राय रहेगी सर आपकी? बैंकों में हमने देखा कल एक अच्छा खासा रुझान जो है तमाम PSU बैंकों में खासतौर से बनता हुआ दिखाई दिया था। यहाँ पर बीच बीच में ये जो बाइंग आ रही है उसे आप कैसे देख रहे हैं? और फ्यूचर को लेकर के जो कुछ एक कंसर्न है कि जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट चल रहा है, आगे चल के डिमांड घटेगी, IT में नौकरियां जा रही हैं तो NPA बढ़ सकते हैं, इन कंसर्न को आप कैसे देख रहे हैं और ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पे आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, कंसर्न्स अपनी जगह हैं, NPA बढ़ सकते हैं, जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी में दिक्कत होगी तो बढ़ सकते हैं, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं आने वाले दिनों में। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो बैंकिंग के छोड़ के हो ही नहीं सकता, बैंकिंग के सपोर्ट के बिना हो ही नहीं सकता। बैंकिंग एक बड़ा हिस्सा है इकोनॉमी में ग्रोथ का। और अगर आप वैल्यूएशन भी देखो तो प्राइस अभी के ठीक ठाक वैल्यूएशन है, खास करके PSU साइड में इतनी बढ़त के बाद भी मैं समझता हूँ कि वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं। 1 लाख करोड़ के आसपास की मुनाफा इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरे PSU स्पेस से आने वाला है। तो अगर आप समझ सकते हो कि इस तरीके की अगर मुनाफा आता है, बैलेंस शीट क्लीन अप हो चुकी है, NPAs बहुत नीचे के लेवल पे आ गए हैं, प्रोविजन PCR जो है प्रोविजन कवरेज रेशियो वो भी सबका 90% के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अगर NPA होते भी हैं तो वो ऑलरेडी कवर्ड है, वैल्यूएशन अच्छे हैं। और कुछ बैंकों ने तो ऐसा भी कुछ इंडिकेशन दिए हैं PSU बैंकों ने कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो पूंजी भी जुटाएं। तो सिलेक्टिव होकर के बाइंग करना ठीक रहेगा। PSU साइड में अगर कहा जाए तो दिग्गज में SBI नंबर 1 की पसंद पर रहेगा। नंबर 2 पे अगर कहा जाए तो मैं समझता हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर्स बेहद शानदार आए थे पिछले 2-3 क्वार्टर से। NPA लगभग उन्होंने क्लीन अप कर लिए हैं, PCR बहुत अच्छा है, कासा रेशियो बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात कि उनका जो RAM का पोर्टफोलियो है वो बहुत शानदार है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर हमें ये 2 बैंक PSU साइड में अच्छे लगते हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो HDFC बैंक, जो कि मर्जर के बाद एक बहुत बड़ा साइज उभर कर सामने आएगा और पिछले कई दिनों से परफॉर्म भी नहीं किया है, वहां पे नजर रखी जा सकती है। और दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक पे नजर रखी। तो ये चुनिंदा वो बैंकिंग शेयर हैं जिस पर कि आप जो है खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन आज जहां सबसे अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और जिस पर हम सुबह से बस देख रहे हैं वो है गुजरात के अंदर की जो तमाम PSU कंपनियां हैं, वहां पर अच्छी खासी अभी खरीदारी क्यों देखने को मिल रही है, क्या कुछ पूरी कहानी है? शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे इन हाउस रिसर्च एनालिस्ट। शौर्य, क्या कुछ वजहें हैं बड़ी जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि तमाम PSU स्टॉक्स के अंदर जो गुजरात के हैं सब में मोमेंटम बना हुआ है? जी विपुल जी, आज गुजरात सरकार ने एक अनाउंसमेंट दिया है। पहले हम देखते हैं अनाउंसमेंट क्या है, उसके बाद देखेंगे उसका असर कैसे पड़ रहा है।
तो अनाउंसमेंट गुजरात सरकार ने डिविडेंड को लेकर और शेयर बायबैक को लेकर करी है, और पूरी अनाउंसमेंट में 3 बातें हैं जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये कि गुजरात सरकार ने कहा है कि अब उन्हें एक सर्टेन लेवल का डिविडेंड देना पड़ेगा। अगर उनका प्रॉफिट का 30% या फिर उनके नेटवर्थ का 5%, एटलीस्ट जो भी इनमें से ज़्यादा है उसका उन्हें जो है एज अ डिविडेंड देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर स्टेट सरकार के PSUs के पास 1000 करोड़ का कैश फ्लोज है और उसी के साथ साथ अगर 2000 करोड़ का नेटवर्थ और 1000 करोड़ का कैश बैलेंस है तो उन्हें शेयर को बायबैक करना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि अगर उनके फिक्स्ड रिजर्व्स और कैपिटल्स वो उनके पास 10 गुना ज़्यादा है पेड अप इक्विटी कैपिटल से, तो फिर उन्हें शेयर्स को बोनस इशू करने पड़ेंगे। तो इन सब ये 3 वजह है जिसकी वजह से हम बाजार में रिएक्शन देखने को मिल रहा है जी। और एक्शन किन किन शेयरों में देखने को मिल रहा है और किस तरह का मोमेंटम बना हुआ है? जी, आज गुजरात के देखें तो सारे शेयर्स में अच्छा खासा है। जो गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो तो 18% की तेजी दिखा रहा है अभी। उसी के साथ अगर हम गुजरात एल्कलाई की बात करें उसमें 10%, लगभग 11% के आसपास की तेजी है। वहीं अगर हम गुजरात नर्मदा वैली GNMC FVC की बात करें तो उसमें भी 8% की तेजी देख रहे हैं। तो सभी शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। सर जरा आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए इस बात को, ये जो नई डिविडेंड को लेकर के जो पॉलिसी आई है उसको लेकर, उसके बाद से आज जो मोमेंटम बना हुआ है और उसके बाद से जो 2-4 सवाल जो है लगातार लोग पूछ रहे हैं कि क्या निकल जाना चाहिए पहले से जिनके पास हो, क्योंकि अच्छी खासी तेजी आ चुकी है। आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को और इस तेजी की पीछे जो है क्या यही वजह है कि लोगों को लग रहा है डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा इसलिए बड़ी संख्या में लोग गुजरात की कंपनियों में निवेश कर रहे हैं? देखिए, दोनों चीजें हैं। एक तो अगर आप देखो तो पिछले 6-8 महीनों में भारी गिरावट देखी है स्टॉक्स। GNFC की बात की जाए तो मेरे हिसाब से 900 रुपए के आसपास का इनका 52 वीक हाई है और अब लुढ़कता हुआ स्टॉक 500 तक आ गया था। आज की तेजी को अगर छोड़ देता हूं तो 500 तक आ गया था। तो एक तो वैल्यूएशन बहुत सस्ते हो गए थे, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। ये एक ट्रिगर का काम किया कि बड़ा डिविडेंड या स्प्लिट या बोनस आ सकता है। अगर आप एक एक कंपनी को लेकर के चलो, क्योंकि जो अनाउंसमेंट आई है उसकी डिटेल शौर्य ने दे दी है तो उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अगर आप कंपनी वाइज देखो तो मैं समझता हूँ कि 7 गुजरात की PSU लिस्टेड कंपनीज हैं, जिसमें से हमारी पसंद अगर कहा जाए, वैसे तो सारी अच्छी हैं बट हमारी पसंद स्पेसिफिकली कहा जाए तो इस वक्त जो हमने हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड पिछले कई महीनों से कर रखा है वो एक तो GNFC है, दूसरा GMDC है। एक एक की बात की जाए तो GNFC में अगर आप देखो तो 50 से 60% जो मार्केट कैप है इनका वो इनका कैश में है, तो ये एलिजिबल हो रहे हैं बायबैक, स्प्लिट और बोनस तीनों के लिए। अब फंडामेंटली अगर आप देखो तो फर्टिलाइजर का एक बड़ा प्ले है, उसके अलावा केमिकल्स में इनकी पहुंच बनी हुई है। TDI जो कि विश्व की कई कंपनियों ने बनाना ही बंद कर दिया है, उसकी इनकी 67,000 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी है। एसिटिक बनाते हैं जिनके भी अच्छी खासी डिमांड और प्राइसेस ऊपर की तरफ है। डेट फ्री कंपनी है, 500 करोड़ का एक्सपेंशन इनका चल रहा है और आगे आने वाले दिनों में 1200 से 1500 करोड़ के एक्सपेंशन की ये बातें कर रहे हैं। वैल्यूएशन अब देखें तो 4-5 की पी पे ट्रेड करता हुआ स्टॉक हमें बहुत अच्छा लगता है और हम समझते हैं मौजूदा स्तर से 15-20% की बढ़त हो सकती है। और दूसरा GMDC की अगर बात की जाए तो लिग्नाइट की एक बड़ी कंपनी है जिसमें 85% रेवेन्यू इनका लिग्नाइट से आता है, पावर की क्षमता है। फोकस कर रहे हैं कि कुछ नए रेवेन्यू स्ट्रीम बनाए जाए, नंबर्स बहुत अच्छे आए थे। अब आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से कोयले की डिमांड बढ़ रही है तो मुझे लगता है कि लिग्नाइट के प्राइसेस या डिमांड दोनों अच्छे होंगे जिसके इनकी रियलाइजेशन बढ़ जाएगी। करीब करीब 700 करोड़ या 650 से 700 करोड़ का इनका एक्सपेंशन अनाउंस किया हुआ है, जो कि अगर पूरा हो जाएगा उसके बाद नंबर्स बेहद अच्छे आ जाएंगे। और 74% के आसपास सरकारी होल्डिंग होने के कारण से मुझे लगता है कि यहाँ पर के थोड़ा सा बायबैक वगैरह का रुझान विशेष करके अच्छा हो सकता है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर हमने ये 2 स्टॉक अपने हमारे क्लाइंट को बहुत दिनों से करीब साल भर से रिकमेंड कर रखा है। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी के मौके 15-20% की अपमूव की संभावना राजेश जी अभी भी देख रहे हैं। अब सर आपने हालांकि पूरी बहुत विस्तार से आपने सारी चीज़ें समझा दी हैं, लेकिन स्पेसिफिक सवाल जो लोगों के हैं मैं चाहूँगा एक एक लाइन में अगर आप उत्तर दे सकें तो। आशीष शर्मा जी कह रहे हैं कि GNFC के 100 शेयर 720 के भाव पे लिए हुए हैं, क्या मुझे एवरेज कर लेना चाहिए? मेरा नज़रिया लंबी अवधि का है। राहुल डेविड जी कह रहे हैं कि इन्होंने GSFC के शेयर लिए हुए हैं 550 132 के भाव पे, 5 से 7 साल का इनका भी नज़रिया है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो लंबी अवधि के लिए ही जो है यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं। और एक और प्रश्न आया था, वो शायद मैं मिस कर रहा हूँ, जो वो कह रहे थे कि मेरे पास गुजरात के कई PSU स्टॉक्स में पैसे लगा रखे हैं, क्या आज की तेज़ी में निकल जाए? इन दोनों तीनों जो दर्शक हैं इनके लिए आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे?
देखिए, जीएनएफसी का तो मैंने पूरा डिटेल में आपको बिल्कुल। बता दिया, उनके फंडामेंटल्स क्या हैं और हमारी उसमें खरीदारी की सलाह है। आज चूंकि इस खबर के चलते इतनी बड़ी तेजी एक सिंगल डे में हो गई है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लें और नई खरीदारी कर सकते हैं। जीएसएफसी की अगर बात की जाए, तो वो जीएनएफसी की एक तो होल्डिंग कंपनी है, दूसरे उनके कॉपरा इलेक्ट्रम वगैरह का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, वैल्यूएशन उनके भी अच्छे हैं, वो भी गिरावट में खरीदारी की सलाह रहेगी। और तीसरा स्टॉक कौन सा कहा था आपने? नहीं, तीसरा जो प्रश्न था जय भूटा जी का कि सर गुजरात पीएसयू के शेयर मेरे पास रखे हुए हैं, उन्हें रखे रहूं या आज की तेजी में मैं निकल जाऊं? देखिए, अगर आपका छोटी अवधि का नजरिया है, अगर आप ये स्विंग ट्रेड के लिए या ट्रेडिंग के नजरिए से लिए हैं, तो मुझे लगता है कि आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि न्यूज के कारण से जैसे अब जीएमडीसी में ही देख लो तो 18-19% की बढ़त हो गई है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद थोड़ा करेक्शन आ जाए। लेकिन अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है, लंबी अवधि से मेरा मतलब 12 से 18 महीने तक आप रुक सकते हो, तो हमारा अनुमान है कि जीएमडीसी का शेयर पहले 180 का टारगेट और उसके बाद 220 के टारगेट तक जा सकता है। आखिरी टिप्पणी जो है आपसे लेना चाहेंगे सर, अब समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है। रंजीत भाटिया जी जानना चाह रहे हैं बिनानी इंडस्ट्रीज़ के बारे में, और बिनानी इंडस्ट्रीज़ में हम देख रहे हैं सर कि 10 से 30 गया, 30 से फिर दोबारा जो है हमने देखा 15-16 पे आया और फिर आज अपर सर्किट लगा हुआ है। तो इस तरह का जो हाई बीटा स्टॉक रहते हैं या अपर सर्किट या लोअर सर्किट वाले, उनमें आपकी क्या कुछ सलाह रहेगी? इसके अलावा एक प्रश्न और मैं चाहूँगा कि अभी मैं पूछ लूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे एक साथ 2 प्रश्नों के उत्तर देने में। वीरेंद्र शाह जी कह रहे हैं कि सर क्या ग्रोथ शेयर में प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बुक करना चाहिए या फिर बाई ऑन डिप्स करना चाहिए या फिर मल्टी बैगर रिटर्न के लिए लंबी अवधि के लिए होल्ड करके रखना चाहिए, ये जान रहे हैं। अब मंजस कुमार पे जो हमने इतनी ऊर्जा व्यय की, अब ये उनका टिप्पणी आ रही है, सर कह रहे हैं वो पीएफसी नहीं पीटीसी था, तो खैर लिखा आपने ही था सर, मेरी कोई इसमें गलती नहीं है। लेकिन सर ये जो इनका बीरेंद्र शाह जी का सवाल है महत्वपूर्ण कि किस तरीके से प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कि जब शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही हो तो क्या थोड़ा थोड़ा करके लगाना चाहिए, किस तरीके से अगर मल्टी बैगर के लिए है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, मल्टी बैगर का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं कई लोगों से सुनता हूँ, अक्सर हम लोग के पास क्लाइंट्स आते हैं, मिलते हैं, तो उनके सबका सवाल ये मल्टी बैगर रहता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि मल्टी बैगर जो होते हैं वो एक दिन में नहीं होते। जो महीने 2 महीने में मल्टी बैगर हो जाते हैं, वो फंडामेंटल रीजंस की वजह से बिल्कुल नहीं होते। फंडामेंटली किसी स्टॉक को मल्टी बैगर होने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं। मेरे खुद के करियर में मैंने कई ऐसे स्टॉक देखे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो मेरी पुरानी कंपनी में हम लोग ने महाराष्ट्र स्कूटर 70-75 रुपए में आइडेंटिफाई किया था, और आज तक मेरे पुराने जो कंपनी के चेयरमैन हैं उनके पास आज तक एक बड़ी होल्डिंग है और अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो आप समझ लो उसमें 15-16 साल लग गए। तो इस तरीके के रिटर्न के लिए एक बहुत लंबी अवधि देनी पड़ती है, और उस लंबी अवधि में कई बार स्टॉक आपके खरीदे हुए दाम से भी नीचे चले जाता है। आपको उस टाइम में धैर्य रखना पड़ता है, फंडामेंटल्स रीचेक करने पड़ते हैं कि फंडामेंटली वो कारण रहे हैं नीचे जाने के या बाजार के कारण से गए। तो कई लोग मल्टीबैगर की बात करते हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस हर 5 मिनट में देखते हैं, तो वैसे वो मल्टीबैगर में कभी रह नहीं पाएंगे। थोड़ा सा लंबा अवधि का नजरिया रखिए। फंडामेंटल्स हर तिमाही नतीजे आते हैं, सेबी के एक्सचेंज के वेबसाइट्स पे अक्सर नोटिसेज आती रहती है कंपनी के बनिस्पत, वो सब चेक करते रहें। और अगर कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी खराबी नहीं आई है और बाजार में वो भाव टूट चुका है, आपके फंड अलाउ कर रहे हैं, तो आप उसे और ऐड कर सकते हैं। बाकी होता इसका उल्टा है, टूटते ही लोग अपने जो 10 साल के लिए स्टॉक लिए हैं वो 10 दिन में बेच देते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी खराब है। तो आप थोड़ा सा अपने फंडामेंटल्स स्टॉक के चेक करते रहे। अगर फंडामेंटल्स में कोई खराबी नहीं आई तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक को निकलना चाहिए। जहां तक बिनानी इंडस्ट्रीज का पहला सवाल था, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे स्टॉक जो लगातार अपर सर्किट या लगातार लोअर सर्किट में रहते हो, ऐसे स्टॉक से दूर रहने चाहिए, क्योंकि कब वक्त बदलता है, कब वो लोअर सर्किट लगने लगेगा, आप वहां से निकल नहीं पाओगे। तो बेहतर है कि ऐसे स्टॉक से थोड़ा दूर रहें। ऐसे स्टॉक से दूर रहें। सर अब समय समाप्त हो गया है, चलने का वक्त हो गया है, लेकिन चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, आप लंबे समय तक घर पे रहे और चूंकि आपको फिल्मों का बहुत शौक है, तो कोई आपकी जो पसंदीदा फिल्में शेयर तो आप बहुत रिकमेंड करते हैं जो हमारे दर्शकों को इस वीकेंड पे उनको देखनी चाहिए, और कुछ ऐसी फिल्में जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि आपके रिव्यू हम अक्सर सोशल मीडिया पे और तमाम माध्यमों से सुनते रहते हैं सर। ऐसा है विपुल जी कि पिछले 1.5 महीने से, चूंकि मैं कहीं बाहर गया ही नहीं, इसलिए कोई पिक्चर उतनी तो देखी नहीं है। ओह जी। इस वजह से कुछ कह नहीं पाऊंगा।
अगली बार जब मिलेंगे तो बिल्कुल इस विषय पे बात करेंगे। चलिए ठीक है, बिल्कुल विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। कोई डिस्क्लोजर सर, और चलते चलते कोई एक दो शेयर अगर आप कुछ बोलना चाहें तो। देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स की चर्चा करी, अब उतना तो ध्यान नहीं रहेगा। मान के चलना ये उचित होगा कि कुछ एक स्टॉक ऐसे हो सकते हैं जिसमें हमारी कंपनी के, हमारे क्लाइंटों के ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पोजीशन हो सकती है। ठीक सर। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपके साथ मिलने का मौका मिलता है, कार्यक्रम करने का मौका मिलता है, न सिर्फ ज्ञान मिलता है बल्कि बड़ी प्रसन्नता होती है और हमारे तमाम सारे दर्शक भी उससे लाभान्वित होते हैं। उम्मीद है आप समय समय पर अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके थोड़ा बहुत समय हम लोगों के लिए निकालते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सर। तो फिलहाल अब कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि अब हेलो मनी 9 जैसा आपको पता है कि दिन में 2 बार आ रहा है, तो शाम को 4 बजे, अभी हमने शेयर बाजार की बात की, 4 बजे प्रियंका जी आएंगी, प्रियंका संभव जी, और आपके साथ म्यूचुअल फंड को लेकर के बातचीत करेंगी, क्या रणनीति होनी चाहिए। हमारे साथ आज मौजूद होंगे विरल भट्ट, फाउंडर मनी मंत्रा के। तो म्यूचुअल फंड से कुछ जुड़ा कोई सवाल हो तो आप अपने प्रश्न भेजते रहिए और शाम को 4 बजे जुड़ जाइए मनी 9 के साथ। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप मनी 9 के साथ बने रहिए और जैसा मैंने बताया फॉर्मूला गुरु देखना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।